अपन देखेंगे 14 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं, एक तो जीके जीएस का पार्ट, दूसरा है रीजनिंग जो कि 25 क्वेश्चन है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सॉल्यूशन करना है कम समय में। और इसमें देखेंगे अपन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन मैं इसमें नहीं लेने वाला हूं, तो जो भी भाई बहन अगर मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो वो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है, अपना समय ख़राब नहीं करे। और जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर देखना चाहते हो तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और लास्ट तक ज़रूर देखना, और सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। रीजनिंग कैसे सोल्व करनी है और कंप्यूटर में आपको स्कोर कैसे करना, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए इसमें आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो ये था मसौदा समिति। अब इस मसौदा समिति का दूसरा नाम था, वो था प्रारूप समिति। इसे ही प्रारूप समिति कहा जाता है, इसे ही प्रारूप समिति कहा जाता है और इसे ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है, इसे ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है। अब इसका गठन पूछे तो ये गठन ही पूछा है 1947। हुआ कब था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। किसका? पांडुलेखन, प्रारूप या मसौदा समिति को। इसमें कुल कितने सदस्य थे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? तो यही जो भीमराव अम्बेडकर, यहाँ दिया हुआ भी है कि BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्य कौन कौन से थे तो मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ इसमें। तो वो 7 सदस्य आप कैसे याद रखोगे? तो वो याद रखोगे आप कि भीम बोले DP से, भीम बोले DP से कि गोपाल कृष्ण कन्हैया मोहन माधव को बुलाओ। भीम बोले DP से कि गोपाल कृष्ण, सब एक ही नाम है, गोपाल कृष्ण कन्हैया मोहन माधव को बुलाओ। तो इस हिसाब से ये 7 जने हो गए। और ये पूछा भी जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति का अध्यक्ष था और कौन नहीं था। तो देखो, भीम का मतलब तो भीमराव अम्बेडकर, और जो पहला ही है वो अध्यक्ष है बिल्कुल। फिर DP का मतलब DP खेतान। फिर है दूसरा तो वह गोपाल स्वामी अयंगर। फिर है कृष्ण का मतलब याद रखना आपको कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। फिर है कन्हैया का मतलब है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिसे बोला जाता है KM मुंशी शॉर्ट में, KM मुंशी, यानी इसका नाम हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। फिर है मोहन का मौत से याद रखना मोहम्मद सादुल्ला। और फिर अगला अंतिम है माधव, तो N माधवराव। अब N माधवराव तो BL मित्र के स्थान पर आए थे और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णमाचारी आए थे। तो ये वाला ध्यान रखना है बस। तो ये 9 लोगों के नाम ध्यान रखने, एक तो TT कृष्णमाचारी और BL मित्र, या एक्स्ट्रा में ध्यान रखने, ये अदला बदली इनकी मृत्यु होने के बाद में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन किस जगह से हुआ? तो देखो, भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था, वो था बंगाल से। पहली बार निर्वाचन हुआ ये बंगाल से, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बंगाल से। और फिर आपसे पूछे कि बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था बॉम्बे से। तो ये 2 निर्वाचन क्षेत्र ध्यान रखना भीमराव अम्बेडकर के, कि ये पहले बंगाल से हुआ था और बंटवारे के बाद बॉम्बे से हुआ। तो ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मैं आपको वैसे भी अगर हिस्ट्री जैसे कराऊंगा टॉपिक वाइज, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको ट्रिकों से कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा ढंग से बताने वाला हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजना के एक भाग के रूप में किसानों को बताता है कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए और इस प्रकार वह फसलों की खेती को विनियमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वह है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC की शुरुआत की है? तो ये की है 1999 में। फिर अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? तो देखो, चिकनी मिट्टी,
चिकनी दोमट मृदा, नवी नदी की जलोढ़ मृदा और खारी मृदा, ये तीनों उपयुक्त हो सकती है, लेकिन शुष्क मृदा नहीं हो सकती, क्योंकि चावल की खेती के लिए आपको पानी से भरा होना चाहिए खेत। फिर अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में दिया हुआ है कि वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर। तो इसमें क्या है, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन आकलन, फिंगरिंग का मतलब हो जाएगा आकलन संख्याओं का आनंद इसका लेखक, यानी निम्नलिखित में से कौन आकलन एक संख्याओं का आनंद है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शकुंतला देवी। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आकलन संख्याओं का आनंद, इसके लेखक है शकुंतला देवी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का एक एम्बेसडर चुना है? तो ये चुना है PV संधू को। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी के लिए किस देश को चुना है? तो ये कतर को चुना है। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करेगा, ये किया है इसमें, पिछला वाला है, तो 2022 में कतर ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? तो उरुका है, ये असम राज्य का त्यौहार है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यानी सोनपुर पशु मेला है, ये बिहार में बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय बजट 2020 की घोषणा के अनुसार जमा बीमा और साख गारंटी निगम को जमा बीमा कवर प्रति जमाकर्ता कितने से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की अनुमति दी गई है? तो ये 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की अनुमति दी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पर कब्जा किया था? तो वह किया था 1510 में। 1510 में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की 2011 से 19 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये है बिहार राज्य की सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है तो वह बिहार है। फिर इंग्लिश में टाइप हो गया ये कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, यानी निम्नलिखित में से कौन द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक है? तो ये है ट्विंकल खन्ना, यानी कि द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक थे तो वह है ट्विंकल खन्ना। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP बोला जाता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमतें तय की जाती है बाजार की कीमतें जिनसे नीचे नहीं गिर सकती। यदि इन कीमतों पर कोई खरीदार उपलब्ध नहीं होता है तो इन न्यूनतम गारंटी की कीमतों पर स्टॉक खरीदती है, तो वो खरीदेगी सरकार। फिर अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साई बाबा किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? तो यह है आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, निंगथौजा राजवंश ने किस की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था? तो यह मणिपुर की पूर्ववर्ती रियासत पर शासन किया था निंगथौजा राजवंश ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है, यानी कि रात को चलने वाला प्राणी नहीं है? तो यह खरगोश नहीं है, बाकी तीनों रात्रिचर प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व स्तर पर बनाई गई नई फर्मों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है 2018 में शुरू की गई पीएम आशा योजना का मुख्य लक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज बेचने वाले पूर्व पंजीकृत किसानों को एमएसपी और विक्रय मॉडल के बीच के अंतर का प्रत्यक्ष भुगतान करना। यानी कि देखो ध्यान रखना कि ये जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो चाहे 2018 की हो चाहे 2016 की हो, वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष में पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया था? तो वो किया था 1999 में। अगला क्वेश्चन है संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और 9वीं जुड़ी थी ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। फिर 10वीं कब जुड़ी? तो 10वीं जुड़ी थी 51 के बाद में 52, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, उस समय 10वीं अनुसूची जोड़ी। फिर 73वां संविधान संशोधन में 11वीं और 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़ी। ऐसे करके वर्तमान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और शुरू की 4 में बता दूं आपको कैसे याद रखनी है, तो सवेसरा के हिसाब से याद रखना, और ये पूछी भी जाती है। आपको कैसे याद रखनी है? तो ये हो जाएगा सवेसरा के हिसाब से। तो सवेसरा, जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है वो यही है सवेसरा। देख पहली अनुसूची में है वो संघ, दूसरी में है वेतन, पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है वह है अनुसूची 2 में। तीसरे में क्या है? शपथ, पदाधिकारियों की शपथ है वो तीसरी अनुसूची में। चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। फिर वो ये 5वीं में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ये वाले, और ये 8वीं में प्रशासन यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा ये वाला। तो ऐसे करके ये याद हो जाएगी। बाकी मैं अनुसूचियाँ और आपको एक वीडियो में करवा दूंगा 2-4 मिनट के वीडियो में। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर है अगला क्वेश्चन है बोबिली वीणा। बोबिली वीणा राज्य का प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है, तो वह है आंध्र प्रदेश की। बोबिली वीणा कहाँ की है? बोबिली वीणा है वो है आंध्र प्रदेश की। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को लेकर बेअसर करने में मदद करेगा? तो यानी कौन सा रसोई उत्पाद है जो मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? तो वह है बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक पर अगर आप बेकिंग सोडा डाल देते हो तो वह डंक को बेअसर कर देगा। फिर अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी? तो वह है खुदीराम बोस। अब खुदीराम बोस का संबंध पूछ ले अगर भविष्य में, तो ये ध्यान रखना पश्चिम बंगाल के थे। फिर अगला क्वेश्चन है, तो यह है क्वेश्चन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? तो वह है अनुच्छेद 3। अब देखो मैं आपको चारों अनुच्छेद बता देता हूँ यहीं पे। पहला अनुच्छेद है यानी अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? तो 1 में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है भाई, बिल्कुल है। तो इसमें क्या है? तो इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उनको माना जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें राज्य क्षेत्र आते हैं और यानी सभी राज्य, देखो इसमें आते हैं सभी तो राज्य और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जिसे बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। तो राज्य कितने हैं भारत में? 28 राज्य हैं। यूटी कितनी है? तो ये 8 यूटी है। तो ये सारे किस में आते हैं? अनुच्छेद 1 के तहत। अब आपसे राज्यों में क्या पूछा जा सकता है, और वो पूछा भी गया है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो है राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला है वो है गोवा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है वो गोवा। फिर पूछा जा सकता है पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यों में, तो सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है और न्यूनतम जनसंख्या है वो सिक्किम के। ये तो हो गया अपना राज्यों से संबंधित।
क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का है और सबसे कम क्षेत्रफल है वो गोवा का है। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की और सबसे कम है सिक्किम की। अब बात आती है यूटी की। यूटी है 8, कुल 8 यूटी है। वो है कौन सी वो भी आपको मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। अब यूटी में पहले वही एरिया देखना है, क्षेत्रफल, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लद्दाख, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटा तो वह है लक्षद्वीप, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ये तो होगी क्षेत्रफल में। फिर है पॉपुलेशन में, ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ है, बीसीसी में पेपरों में। फिर है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली और सबसे छोटा कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जनसंख्या कहाँ निवास करती है, जिसका दिल बड़ा हो, यानी जनसंख्या या ज़्यादा जनता कहाँ जाएगी, जिसका दिल बड़ा हो। दी यानी दिल्ली और ल यानी लक्षद्वीप। तो ये पॉपुलेशन का ध्यान रखना दिल बड़ा का हिसाब से। फिर है यूटी 8 कौन सी है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं है, अगर पूछा जाए तो देखो ट्रिक से ध्यान रखना। दादी आप जल्दी चलो, दादी आप जल्दी चलो। दा यानी दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। फिर है यानी अंडमान, अंडमान है निकोबार। फिर पी का मतलब पुडुचेरी हो जाएगी। फिर जे यानी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ल यानी लद्दाख हो जाएगा। दी यानी दिल्ली हो जाएगा। फिर च यानी चंडीगढ़ हो जाएगा। ल यानी फिर लक्षद्वीप हो जाएगा। ऐसे करके ये 8 यूटी आ जाएगी। दादी आप जल्दी चलो। ये तो हो गया अनुच्छेद 1। अब अनुच्छेद 2 के बारे में देख लेते हैं अपन यहीं पे। अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है, तो यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि जो भी शर्तें उसे उचित लगे, यानी संसद को जो भी शर्तें उनको उचित लगे, उनके आधार पर किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है या उसे भारतीय संघ में मिला सकती है। यह अनुच्छेद भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों के लिए लागू होगा, यानी कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों के लिए लागू होगा, यानी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से लागू होगा। फिर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये दिया हुआ है, बाकी थोड़ा और कैसे पूछा जा सकता है, तो ये केंद्र को अधिकार देता है कि किसी राज्य का विभाजन कर सकता है, सीमा में कटौती कर सकता है, स्थापना कर सकता है, सीमा में वृद्धि कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है या नाम में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 का ये वाला काम है, तो आप इसको ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा में वृद्धि कर सकती है, और ये पूछा हुआ भी है, दिल्ली पुलिस में पूछा है, तो इस हिसाब से। फिर है अनुच्छेद 4। तो इसके अंतर्गत क्या है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं, तो ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 1, 2 और 3 आपको ढंग से देखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था, तो वह हुई थी यांडाबू की संधि। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है, तो वह है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय समकालीन कलाकार ने 2019 का जॉन मीरो पुरस्कार जीता है, तो वह है नलिनी मालानी। नलिनी मालानी ने जॉन मीरो पुरस्कार जीता था। फिर है, इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ अलीवाल, यानी अलीवाल की लड़ाई कब लड़ी गई, तो अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी 1846 में। अलीवाल की लड़ाई लड़ी गई थी 1846 में। फिर अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है, और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इख्तियार उद-दीन अल्तुनिया से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नज़रबंद करके रखी गई थी, तो वह थी किला मुबारक में।
अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान ने किसको हराकर या रजिया सुल्तान किसको हराकर गद्दी पर बैठी थी? तो वह रुकनुद्दीन को हराकर बैठी थी, ये ध्यान रखना। तो रुकनुद्दीन को हराकर ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। और कब बैठी थी? तो 1236 में, और 1240 तक ये गद्दी पर रहती है। और 1240 तक ये गद्दी पर रहती है। तो रुकनुद्दीन से पहले कौन था? तो रुकनुद्दीन से पहले इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश से पहले कौन था? तो वो आराम शाह था। आराम शाह से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, वो थे GKTSL यानी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ये बाकी अपन दिल्ली सल्तनत जैसे पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो ये था 1236 से 40, ये ध्यान रखना। वैसे भी पूछा जा सकता है कि ये सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो ये 4 वर्ष तक शासन किया था। फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका, वो भी रजिया सुल्तान थी। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? यानी अरकू नाम का हिल स्टेशन कहाँ मिलेगा? तो यह आंध्र प्रदेश में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को ब्रिटेन की रॉयल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट्स स्पेशल अवार्ड फॉर पेंडेमिक सर्विस से सम्मानित किया गया है? तो वह रवि सोलंकी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको एक ही सड़क डॉक्टर दादा वेद रोड पर जामा मस्जिद, आवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कंसेप्ट चर्च ऑफ और महालक्ष्मी मंदिर मिलेगा? तो ये गोवा में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वर्ष 2008 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो ये किया गया था रामलीला को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो वह माना गया अनुच्छेद 343 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA में संशोधन किया गया है? तो यह 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 1952 तक इसने किस रूप में कार्य किया था? तो अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था, यानी इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था जिसने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? तो वह थे सुब्रमण्यम भारती। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करवा रही माताओं को नगद प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो ये 5000 राशि दी जाती है मातृत्व वंदना योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, एक पनडुब्बी के माध्यम से किसी व्यक्ति को गहरे समुद्र में भेजकर जल के नीचे शोध करने के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? तो यह नाम है समुद्रयान। क्वेश्चन है अगला, 2019 से 20 और 20 से 21 तक मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पूर्ण वृद्धि कितनी हुई? तो ये 90 रुपये की पूर्ण वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आपको अपरकोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलेगी? तो ये जूनागढ़ में मिलेगी। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन में 3 खेल रोबोट जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के नाम से जाना जाता था और जो पूर्वी चीन में हांगझो के यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं का आधिकारिक शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया? तो यह 2022 के एशियाई खेलों के लिए। अगला क्वेश्चन, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया है? तो वह 2016 के अध्यादेश में संशोधन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गृद्धकुट में दिए थे? तो वह दिए थे गौतम बुद्ध ने, जिसे बोला जाता है महात्मा बुद्ध। और ये महात्मा बुद्ध तो मैंने अच्छे से कराया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेगी?
भारत के किन राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने में से उगती है? कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो ये उगती है पुदीना। फिर है जीके जीएस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जीएसडीपी में शीर्ष 4 राज्यों में से एक है? तो वह है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टापू नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। फिर अब रीजनिंग, यानी रीजनिंग के अपन 25 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें देखेंगे आप कितना स्कोर कर सकते हो। कई स्टूडेंट इनमें 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसकी थोड़ी बहुत रीजनिंग में कमी है तो वो आराम से 22-23 क्वेश्चन तो आराम से अटैम्प्ट कर सकता है, और कंप्यूटर में 8 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट कर सकता है। तो ये 22 और 8 मिनिमम बताएं तो 30 यहीं से हो गए, और बाकी तो जीके जीएस और जिसकी मैथमेटिक्स वीक है वो 5 क्वेश्चन तो आराम से कर सकता है, तो 35 तो यहाँ से हो गए। अब मैथ वीक है मतलब जीके उसका सही है, तो वहाँ 50 में से वो 30 भी कर दिए, तो यहाँ उसके हो गए 65 बिना नॉर्मलाइजेशन, यानी 65 से 70 का स्कोर हो जाएगा। अगर इस तरीके से करेगा तो 65 से 70 हो जाएगा एक जनरल के लड़के की बता रहा हूँ मैं। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वो कम हो जाएगी, और गर्ल्स में इससे भी 10 से 15 और कम हो जाएगी, तो आराम से कर सकते हैं। अगर जो भी लड़कियाँ अगर तैयारी कर रही है और वो बस कंप्यूटर और रीजनिंग में तो पूरा फोकस करना है, बाकी जीके जीएस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स वीक है तो आप 2 4 5 क्वेश्चन का जुगाड़ कर लो, जैसे परसेंटेज, लाभ हानि, ट्रेन वाले क्वेश्चन है, समय चाल दूरी वाला, ये कार्य मजदूरी वाली, ऐसे शॉर्ट में जो कोई अच्छे से बताने वाले टीचर है तो मेरी नज़र में तो एक ही है, आदित्य पटेल सर है, जो जीनियस इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश, वहाँ वो अच्छे पढ़ाते हैं, तो वहाँ उनके वीडियो आप देख सकते हो। फिर है पहला क्वेश्चन, तो अपन रीजनिंग देख लेते हैं। इसमें कैसे सोल्व करना है तो देखो, इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं बैठ रहा तो छोड़ दो, एक बार आगे चलो, उसके बाद में वापस आके देख लेना। तो देखो मैंने देखा है यहाँ पे 8 से 1 छोड़ दो 12, 12 में कितना हो रहा है तो आपको +4 करने पड़ रहे हैं। फिर देखो 1 छोड़ा, फिर आगे 16, 16 में फिर वही 4, फिर 28 को छोड़ दो, फिर 20 में फिर वही 4, फिर 40 को छोड़ो, फिर 4, यानी कि पहले में 1 छोड़कर 1 आगे बढ़ने पर अपन को 4 प्लस करना पड़ रहा है। अब बच के ये 4 और 16, तो कितना प्लस करना पड़ रहा है? 12 प्लस करना पड़ रहा है। फिर 16 से 28 में जाने पर फिर वही 12 प्लस करना पड़ रहा है। फिर 28 से 40 में जाने के लिए वही 12 प्लस करना पड़ रहा है, तो अपन 40 से फिर आगे जाएंगे तो वही 12 प्लस करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 52। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में ड्राइव को WRIEV लिखा जाता है, तो मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा? भाई ऐसे क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि आप रीजनिंग में जितना समय कम लोगे उतना ही फ़ायदा है। दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो समय की दिक्कत आती है, तो अपन इसको लिख लेते हैं। देखो D का 4 हो जाता है, अरे एक बार कर लोगे तो याद भूलोगे भी नहीं, ये हमारे कोई 8-10 साल पहले पढ़े हुए हैं और वो ये आज भी याद है। तो R का 18, I का 9, V का 22 और E का 5। इसको कैसे लिख रहा है? W, तो W का हो जाएगा 23, फिर इसका हो जाएगा 9, फिर ये 18, फिर E का 5 और V का फिर 22। अब ऐसे अपन को मोबाइल लिखना है, तो M का 13, फिर O का 15, फिर B का 2, फिर I का 9 और L का वही 12 और फिर E का 5। तो अपन इसमें से देखना है इसमें क्या होता है। तो पहले तो अपन यहाँ ध्यान जाता है कि इसको क्रॉस, इसके क्रॉस से तो काम बैठ नहीं रहा है, यहाँ भी क्रॉस दिया है और ये आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन अपन पहले लॉजिक लगाओ ऐसे, इसमें देखो क्या हो सकता है। तो इसमें यही हो रहा है, 4 और 23 को जोड़े तो कितने हो जाएंगे? 27। अब 18 और 9 को जोड़े तो भी 27 हो जाएंगे, और 9 और 18 को जोड़ेंगे तो वही 27 हो जाएंगे। 22 और 5 को जोड़ेंगे तो 27, और 5 और 22 को जोड़ेंगे तो 27। तो यहाँ भी अपन को ऐसे ही करना है, यहाँ भी अपन को ऐसे ही करना है। 13 में कितने जोड़े कि 27 हो जाए तो 14, फिर 15 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए तो ये 12, और 2 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए तो ये है 25। अब इन तीनों को देख लो, देखे
14 का मतलब n आता है बिल्कुल। n कौन से में नहीं है, तो देखो इधर देखो n कौन से में नहीं है, तो पहले तो a में नहीं है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर 3 में है, तो अगला देखो n के बाद में क्या है 12, 12 का मतलब क्या है l, n के बाद में l देखो कौन से में है, तो इसमें नहीं है तो ये भी नहीं होगा। फिर 2 बच गए। अब अगला देखो 25, 25 का y है, 25 का y है, तो इसमें y है नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है 2। तो आगे सोल्व करना नहीं पड़ेगा अपन को। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा, ये तो मैंने समझाया नहीं, मैं तो इससे भी जल्दी कर देता इसको, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और आपको हर टॉपिक में से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है कि जैसे मान लो आपके पास 20 टॉपिक है, तो 20 को ऐसे नहीं करना कि एक टॉपिक को लेके बैठ गए, ऐसे कभी भी नहीं करना। रीजनिंग में 20 टॉपिक को डेली करना, मतलब चाहिए तो आप एक एक क्वेश्चन ले लो हर टॉपिक के, या 2-2 क्वेश्चन, या 3-3 4-4, जितना भी कर सको, लेकिन पूरे टॉपिक्स में निकलो। जिस टॉपिक में आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लो। ऐसे करके आपको रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है और आपका सारा स्कोर अच्छा हो जाएगा। सेम वैसे ही आपको जीके जीएस में करना है। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है जिस टॉपिक्स में, उस टॉपिक को एक बार पूरा रिवाइज कर दो जल्दी जल्दी, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं उसे। फिर है एक पासे की 3 भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है। विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 के वाले फलक के विपरीत है। तो 6 के विपरीत वैसे तो 1 होता है, लेकिन अपन को तरीके से करना है, कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या है 5, तो आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लेना है, 5 के नीचे 5। तो पहले इस वाले में सरल करेंगे, तो 5 के बाद में क्या है 6, और 6 के बाद में क्या है 2, ऐसे लिख दिया। फिर इस वाले में देखेंगे 5 के बाद में क्या है 1, और 1 के बाद में क्या है 3। अब आपसे पूछे कि 1 के विपरीत कौन सा है 6, 6 के विपरीत कौन सा 1। अब आपसे ये पूछता कि 2 के विपरीत कौन है 3, और 3 के विपरीत कौन है 2। 5 के विपरीत पूछता तो देखो 1 2 3 4 है नहीं, तो यहाँ 4 आ जाता, तो 5 के विपरीत क्या होगा 4 होगा अगर ये पूछता तो ऐसे करके आंसर 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने मेरा बताया हुआ है कि इसे कैसे सोल्व करना है। तो देखो ऐसे जब भी ये पासा बना हुआ है, ये बॉक्स आए 4, तो इसको ध्यान रखना कि पहले 1 को छोड़कर, यानी इसको छोड़ दिया अपन ने, फिर इधर से करना और 1 को छोड़ के ऐसे करना। जैसे ये हो गया। अब जो ये वाले लगे हुए आते हैं ना, ये अपने आप ही एक दूसरे के विपरीत है, तो इस हिसाब से देखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो वो 1 को छोड़ दिया अपन ने, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा। और इस 2 वाले का विपरीत कौन सा हो जाएगा 5 वाला, और इसका विपरीत ये ऑटोमेटिक ये है ही, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। फिर अपन को देखना है कि किस एक पासा बनाया जाता है निम्न पासों में से विकल्प होगा। तो बताओ कौन सा होगा कि a के विपरीत 6, तो 1 और 6 यानी आमने सामने का योग है, वो कभी भी दिखता नहीं है पास एक है, यानी एक फलक हाइट रहती है और एक, तो a के विपरीत 6 है, तो इसके विपरीत 1 और 6 दोनों है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 और 1 ये दिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा। फिर क्या है, फिर इसमें क्या है, a के विपरीत क्या है 6, 6 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 5 है, तो 5 नहीं दिख रहा। 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 3 है, तो 3 भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक पासे की, यानी घनपासा, ये पासा वाला खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। एक बिंदु दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, तो एक वाले के विपरीत देखना है, तो वही कॉमन वाला 1 2 और 5, 1 2 और 5, यानी एक कॉमन है, तो 1 ले लो। फिर वो ये 1 के बाद में क्या है, 1 के बाद में 5 है, 5 के बाद में क्या है 2, तो इधर फिर 1 के बाद में 4 है, और इधर 2 के बाद में 3 है। पूछा क्या है, 1 2 3 4 5 हो गई, तो ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 6। तो 1 के विपरीत क्या पूछा है, 1 बिंदु के विपरीत, तो ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो आपको देखना है इसमें ऐसे आएगी, तो पहले आपको ऑप्शन काटने, ऐसे आएगी तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी है। फिर देखनी है अगली, ऑप्शंस काटने, फिर है ये
तो देखो ये भी नहीं होगी क्योंकि ये वाला क्रॉस बना है, तो ये भी नहीं होगी, चौथी भी नहीं होगी। दूसरी कैसे, तो देखो ये वाले आ गई, ये वाला इधर आ गया, नीचे वाली है ही इधर से ऐसे करके, और ये आप जैसे बनाओगे रफ में बना लेना आप, आराम से ये सही हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, आकृतियों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में मैं बोल रहा हूँ 90% स्कोर आराम से कर सकते हो अगर तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति का वही संबंध है जो दूसरी का है। कैसे होगा, तो दूसरी में देखो कि अंदर जो गोला दिख रहा है ना, ये बाहर आ गया है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, जो ये है ये बाहर आ जाएगा, तो ये किस में बाहर आ रहा है, ये इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और ये किस में आएगा, तो देखो इसमें आ रहा है ना, ये वाला है, तो देखो इसमें आ गया, ये वाला ये अंदर है तो ये बाहर आ गया, तो आंसर अपना तीसरा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। 3 एक समान है और एक असंगत है। तो इसमें हो जाएगी जो ये सब ये गोल है, बाकी इसमें कौन आ रहा है, उसमें ये है कि लॉजिक लगेगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं लग रहा मेरे हिसाब से तो। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में वही एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, तो इसमें दिया हुआ है बी यानी के। अगर इनका इस अल्फाबेटिक करें तो ये 17 बी और ये आर 18, तो इस हिसाब से ये क्या वाला है, बाकी क्योंकि ये इसका ये 3 इसमें खुले हुए हैं, बाकी इनमें सब में घुमा हुआ है एक एक, यानी ये लोक एक तरह के, ऐसे भी लग सकता है, बाकी ऐसे तो नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन की जरूर संभावनाएं रहती है गलत होने की। फिर है ये कागज़ काटना मोड़ना है, कैसे करना है, तो ये कागज़ अपना इसको यहाँ से काटो, फिर इसको यहाँ से काटो, और फिर ये कट और लगाओ, और फिर यह पॉइंट कर दिया, तो जैसे यानी 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कर दिया, और ये वाला है तो इसको जैसे खोलोगे तो एक तो ये अपना पॉइंट है ही है, जैसे इसको इन खोलोगे तो यहाँ पॉइंट और हो जाएंगे, तो ऐसे करके ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। और ये काट के देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और वहाँ भी आपको ऐसे कर लेना है, एक छोटा सा कागज़ लेके जल्दी से, गलत नहीं करना लेकिन जल्दबाजी में। फिर है क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन 2 चिन्हों का एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, यानी बदलना है इनको। तो अपन लिख लेते हैं, जो संख्या है 14 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर बराबर है 1 आ जाएगा। तो क्या करना है अपन को, गुणा और प्लस, यानी यहाँ तो दिया हुआ है इसलिए अपन यही सोल्व कर रहे हैं, बाकी अपन को कोशिश ये करें क्या पता एक आंसर हो तो एक इनको लगा के देखना सीरियल से। तो क्या करेंगे अपन, प्लस और गुणा को चेंज करना है, तो पहले में तो भाग है तो कुछ ही नहीं करना इसको, तो दूसरे में गुणा है तो गुणा की जगह क्या करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, गुणा की जगह प्लस करेंगे। फिर हम माइनस को ऐसे रहने देते हैं, फिर प्लस है तो यहाँ करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले वही बोर्ड मास का नियम लगता है कि पहले ब्रैकेट करो, फिर आता है जैसे डिवाइड यानी भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर लास्ट में बाकी करनी है। तो पहले तो 14 में 7 का भाग दिया तो कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। फिर क्या करना है, वापस गुणा की साइड चलो तो 3 दूनी 6 आ जाएंगे, फिर माइनस क्या है 5, और फिर इधर क्या है प्लस, तो इधर आ जाएगा 2 और 5 है 7, फिर माइनस आ जाएंगे 6, तो 7 में से 6 घटाओगे तो बचेगा कितना 1, तो आंसर अपना ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें देखो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, तो वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके इनमें देख लेना, ये आ जाएगा, ये ऊपर आ गया इधर। ये आ गया, फिर वापस ये इंग्लिश में टाइप है, 3 of the following 4 words are alike in a certain
वे एंड वन इन डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वन। यानी आपको क्या है करना है कि इन 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 तो निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न शब्द है उसका चयन करना है। तो एक तो है बाइफोकल, फिर है स्पेक्चल्स जिसे चश्मा बोला जाता है, ऑप्टिकल रीडर और गोगल। ये तीनों समान है, यानी एक तरह के ये लेंस ही है तीनों ही। इसमें ये ऑप्टिकल रीडर है, यानी ये पढ़ने वाला, रीड करने वाला है, तो ये एक यंत्र टाइप का हो गया, तो इसका ये असंगत हो जाएगा, बाकी तीनों समान है। फिर है क्वेश्चन अगला, आकृति अगले स्थान पे आएगी, तो देखो 1 2 3 4 और 5 ऐसे हैं, तो फिर वही 1 2 3 यानी यहाँ से इसे घूम रहा है ऐसे करके, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो फिर वापस 1 यहाँ जाएगा। तो देखो इसमें है ना 1 2 3 ऐसे वापस यहाँ वाला, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इन क्वेश्चंस को देख लेना, आप खुद से भी सोल्व करना। फिर अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। तो देखो भाई इसमें क्या करना है कि सारी आकृतियाँ हैं, इसका जो मुंह है वो ऐसे करके ही है, ऐसे करके ही, तो इनका भी ऐसे ही आएगा। तो ये तो नहीं होगी क्योंकि इसका मुंह इधर है, ये भी नहीं होगी, तो अपन ऑप्शन काटना सीख जाएंगे। तो बताओ ये भी नहीं होगी, तो बच्ची कौन, ये होगी क्योंकि इसका भी मुंह उधर है, इसका भी उधर है। तो ऐसे करके एक एक क्वेश्चन, वो कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये से घड़ा भरेगा, आप आराम से सोल्व करते जाओगे। तो फिर बताओ उस संख्या युग्म चयन कीजिए दो दोनों संख्या में मध्य वही संबंध है जो इसमें है। तो क्या करना है, 4 को 4 से गुणा करो और फिर 4 घटाना है, तो कितने आ जाएंगे 12। 4 को 4 से गुणा करके 4 घटाना तो आ जाएंगे 12। तो सेम ऐसे ही यहाँ करना है, तो 10 को फिर 10 से गुणा करके 10 घटाना है, तो वही 100 और 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आ जाएंगे। तो ऑप्शन है एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द क्लासेस गिवन बेलो बायोलॉजी, जूलॉजी और जियोग्राफी। ये तो एकदम रिपीट क्वेश्चन है, ऐसे आएगा इसमें तो बायोलॉजी, जूलॉजी और जियोग्राफी, ये परमानेंट है, इसको ये क्वेश्चन रट लेना चाहिए आप। अगला क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के माध्यम से है। तो क्या करना है इसमें, 4 गुणा 20 बराबर कितना है 80। तो सेम ऐसे ही यहाँ देखना है कि देखो हर में ऐसे मल्टीपल करके देख लेना है। तो मैं यही कर लेता हूँ, 8 गुणा 40 कितना आ जाएगा 320, मतलब मेरे हिसाब से ये सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर अगला क्वेश्चन है, वही वेन डायग्राम के बारे में पूछा है कि फर्नीचर, कुर्सी, ओजमेर। तो ये फर्नीचर हो गया, ये कुर्सी हो गई, ये मेज हो गया, तो ये वाला डायग्राम बनेगा, तो बिल्कुल सही है, ये वाला हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का, क्वेश्चन को आप ढंग से देखोगे ना, अगर थोड़ा जल्दबाजी नहीं करोगे तो आराम से आपके सही हो जाएंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति में वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखो क्या करना है कि जो अंदर है ना इसका, इसके अंदर है जो हैशटैग वगैरह, स्टार, परसेंटेज, ये बाहर आ गए। तो अपन को क्या देखना है कि जो ये प्लस वाला ये है ना, ये दोनों ये बाहर आएंगे, तो ये कौन से में आएंगे, तो इसमें तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही अपन चलेंगे आगे, तो इसको देखते पता चल गया, देखो ये भी आ गया, ये भी, ये उसमें अंदर था, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखना है भाई, वही है, तो 2 को पहले 2 से गुणा करना है, फिर एक संख्या छोड़ देनी है, फिर 2 से गुणा करनी है, फिर एक संख्या छोड़ देनी है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर एक संख्या छोड़ देनी है, फिर 2 से गुणा करना है, फिर एक संख्या छोड़ देनी, फिर 2 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो ये अपना आंसर तो ये हो गया। फिर आगे यहाँ क्या है 8 और यहाँ है दूसरे में 11, तो कितने गए
3 का फिर वही आगे 11 में 3 14, 14 में 3 17, ऐसे करके हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स आर रनिंग विद स्पीड इन द रेशियो 5 इफ द फर्स्ट ट्रेन कवर्स 115 किलोमीटर इन 2.5 आवर, हाउ मच टाइम वुड द सेकेंड ट्रेन टेक कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो इसको क्या पूछा है, इसमें ये पूछा कि 2 ट्रेनें हैं, 2 ट्रेन है भाई, एक ट्रेन और दूसरी, यानी 2 ट्रेन है वो 4:5 के अनुपात की गति से चल रही है। यदि पहली ट्रेन 2.5 घंटे से में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा है। तो ये तो करती है 4, उसको 4x मान ले, और ये करती है 5x, इसको ये मान ले। तो अपन ने क्या बताया, अपन को समय दे दिया है और दूरी दे दी है, तो अपन को निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 150 किलोमीटर और चाल कितनी है, वो सॉरी समय कितना है, तो 2.5 घंटे। तो ऐसे जैसे इनको भाग देंगे तो आ जाएगा अपने पास 75, और 75 किलोमीटर आ जाएंगे। तो फिर इनको कैसे निकालना है, सॉरी ये 60 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 60 आ जाएंगे। अब 60 तो 4 का है, क्योंकि पहले ट्रेन का तो निकाला अपन ने, तो 60 में अब एक बराबर निकालना है, 4 बराबर 60 है, तो x बराबर यानी 1 बराबर निकालना है, तो 60 में 4 का भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा 15। 1 बराबर कितना हो गया 15, 1 बराबर 15 हो गया। फिर दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन बराबर कितना है 5, 1 बराबर 15 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75, हाँ यहाँ 75 हो जाएगा, ये 75 किलोमीटर आवर। अब अपन को क्या करना है, ये पूछा है कि सेम दूरी तय करनी है, सेम दूरी तय करने के लिए समय पूछा है, तो वही समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 150 किलोमीटर, चाल है वही 75 किलोमीटर आवर। तो जैसे इनमें भाग देंगे, जैसे 150 में 75 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2 घंटे। तो अगर 150 किलोमीटर की दूरी है और दूसरी ट्रेन है जो 5x के हिसाब से चल रही थी, उसको 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगेंगे, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो ट्रेन चलेगी उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे लगेंगे। तो ऐसे करके तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 घंटे। फिर अगला क्वेश्चन है, सेट टॉप बॉक्स का जो संबंध टेलीविज़न से है वही संबंध मॉडेम का है, और मॉडेम का बताना तो कंप्यूटर से। और मॉडेम वही है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, और इसकी गति बिप्स में नापी जाती है, यानी बीपीएस में नापी जाती है, और इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ऐसे करके भी कंप्यूटर में पूछा भी जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए, और दाईं ओर रखना है तो आपको इसको ऐसे पलट देना है, बस इस साइड। तो इस साइड पलटते हो तो ये इधर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन है ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन काट पीट करने लग जाओगे तो आपके आंसर सही हो जाएगा कम समय में। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है रीजनिंग का। अब बताना है इसमें कि ये वाले किस में है, तो इसमें तो नहीं है, और यहाँ देखोगे तो इसमें यहाँ पे मिल गई, और ये नीचे दोनों में नहीं मिलेगी, दोनों में नहीं है, तो ये आंसर भी सही हो गया। और ये अपन ने रीजनिंग में 25 क्वेश्चन देखे, और 25 में से कम 20 से कम तो किसी के नहीं होंगे जिसने तैयारी करी है। नहीं भी करी है तो अब से शुरू कर दो, अभी भी समय है। रीजनिंग और कंप्यूटर में अगर आपने स्कोर नहीं किया तो मुझे नहीं लगता फिर आप कहीं सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि यही आधार है सिलेक्शन का। अब देखेंगे अपन 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। मैथमेटिक्स अपन अलग से सोल्व करेंगे, जिससे मैं आपको ट्रिक से समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो यही वही है कि एक साथ फिर काम का नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, यदि चयनित तिथि फॉर्मेट है तो MS Excel 2007 में डेट फॉर्मूला डेट डाल दी 2020, 8, 31। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 31/8/2020। तो ये वाला सही उत्तर हो जाएगा, तो देखते ही आप कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? तो ये बिल्कुल सैटेलाइट में नहीं होती, तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी तीनों में केबल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है सिलेक्ट की गई सेल को रो और हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, तो बिल्कुल बदला जा सकता है। और बाकी प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से किस यू में खुलता है? तो ये प्रिंट लेआउट यू में खुलता है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1989 में हुई थी और टिम बर्नर्स-ली ने की थी इसकी शुरुआत। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? तो वह F12 फंक्शन की से आप सेव एज विकल्प खुल जाता है। क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा? तो ये टेक्स्ट विकल्प ये नहीं मिलेगा, बाकी रिप्लेस, सेलेक्ट और फाइंड तीनों मिल जाएंगे। Ctrl+H से रिप्लेस और Ctrl+F से वह है फाइंड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ने के लिए ये इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है? तो ये डिज़ाइन टैब में होता है। वाटरमार्क है ये डिज़ाइन टैब में उपलब्ध होता है। तो ये अपने 10 क्वेश्चन हो गए हैं और अपने सारे क्वेश्चन देख लिए। 50 क्वेश्चन GK GS के, 25 रीजनिंग के और 10 कंप्यूटर के। तो इसमें से अगर अपन आराम से भी कैसे भी करेंगे, क्योंकि GK GS का कोई फिक्स नहीं है, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर ये फिक्स है। तो मेरे फिर आपको सलाह देता हूँ कि आप इन दोनों को कम समय में कवर कर सकते हो। तो इन पे अच्छी कमांड करना कि इनमें आपका टारगेट होना चाहिए 90 से 100% तक भी स्कोर हो जाए। बाकी मैं कंप्यूटर के अलग से सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसी वजह से कि आपके 10 में से 10 नंबर आए। फॉर्मूला ऐसे ही सोल्व करा रहा हूँ कि फॉर्मूला जो परिणाम है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके गलत नहीं हो। तो वो वीडियो आपको देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में।